वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत के जो मौर्य साम्राज्य थे उनके बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य के परिचय को हमने देख लिया था, प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मौर्य वंश के जो शासक हैं। पहला शासक जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और इस चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन जो उसका प्रधानमंत्री जिसका नाम था चाणक्य और उसके दरबारी राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और जो उसका राज व्यवस्था कैसा था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पूरा चंद्रगुप्त मौर्य डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेगास्थनीज के बारे में देखा जाए कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सबसे जो मजबूत सेनापति था, सबसे भरोसेमंद सेनापति था, वह सेल्यूकस निकेटर था। तो मेगास्थनीज जो था सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था और यह सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर की मृत्यु हुई 326 ईस्वी में, तो इसके सेनापति ने, चूँकि भारत में वह पोरस से जीत नहीं पाया था, हालांकि जीत तो गया था, लेकिन पोरस के व्यवहार के कारण सिकंदर को संधि करनी पड़ी, तो भारत में उसकी इच्छा अधूरी रह गई। तो यहीं पे सेल्यूकस निकेटर ने अपने सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास किया और उसके बाद पंजाब और सिंध के इलाके से भारत के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय पोरस के समय और सेल्यूकस निकेटर के समय दोनों में भारत की स्थिति अलग थी। उस समय भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत का प्रथम महान सम्राट कहा जाता है, उसका शासन था, जो कुछ इलाकों को छोड़कर भारत के समस्त इलाकों पर उसका कब्जा था। तो सेल्यूकस निकेटर वही सीरिया का शासक था और उसका राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। और यह सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र दरबार में यह 304 ईस्वी से लेकर 299 ईस्वी तक निवास किया। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कब से कब तक रहा? 304 ईस्वी से 299 ईस्वी तक, लगभग 5 बरस रहा था। और उस समय मगध की राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्रा, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की मेन शहर कौन थी? मेन राजधानी थी पाटलिपुत्रा, जो कि वर्तमान पटना के पास है। इसने इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, इंडिका। तो मेगास्थनीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, इंडिका। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो इंडिका में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की चर्चा की है। अब इस इंडिका में कुछ सीमाएं हैं, अर्थात इंडिका में कुछ ऐसी बातें लिख दी गई है जो उस तत्कालीन भारत में थी ही नहीं। तो इसका एक तरह से दोष मान सकते हैं। तो इंडिका की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन हैं, जो कि उस समय भारत में थी नहीं, लेकिन फिर भी इंडिका में लिख दिया गया है। जैसे कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता। तो ये तो गलत है। भारत में अकाल पड़ता है, जैसे कि 1964 में पड़ा था। तो भारत में अकाल नहीं पड़ता। भारत में दास प्रथा नहीं था, लेकिन उस समय भारत में दास प्रथा था। भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता। तो उसने लिखा था कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता, इतिहास लेखन नहीं आता। लेकिन यह भी गलत बात था। भारत में 7 जातियाँ थी। कौन? दार्शनिक,
कृषक, पशु, पशुपालक, शिल्पी, योद्धा, चर और मंत्री। तो यह भी गलत था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पी, योद्धा, चर और मंत्री, ये सभी भारत में 7 जातियाँ थीं, लेकिन वास्तव में इससे अधिक जातियाँ थी भारत में। किस समय? मौर्य वंश के समय, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो यह बात लिखा है इंडिका में किसने? मेगास्थनीज ने। इंडिका में विशेष करके मौर्य साम्राज्य के नगर एवं उसके प्रशासन की चर्चा है। तो वास्तव में यह जो इंडिका है, इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्य साम्राज्य के नगर एवं प्रशासन की चर्चा है, इम्पॉर्टेंट है। तो मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका की क्या क्या सीमा है? भारत में अकाल नहीं पड़ता, भारत में दास प्रथा नहीं है, भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता, भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पी, योद्धा, चौर और मंत्री। और इंडिका में विशेष करके मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन का वर्णन है। अर्थात इंडिका क्या है? तो एक राजनीतिक पुस्तक है। ये तो था थोड़ा बहुत चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मेगास्थनीज के बारे में। अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग देखें, इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके एक नए वंश जिसका नाम था मौर्य वंश की स्थापना की। तो एक कहानी है कि एक बार ये जो चाणक्य था वह क्या था? ब्राह्मण था। तो एक बार ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई। नंद वंश का शासक था घनानंद। तो घनानंद जो कि क्रूर और अत्याचारी शासक था, अय्याश शासक था, तो उसने ब्राह्मणों को अपने राज्य पाठ की अय्याशी दिखाने के लिए, अपने साम्राज्य को दिखाने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और घोर बेइज्जती किया, जिसमें से एक तक्षशिला का प्राचार्य भी था जिसका नाम था चाणक्य। तो उसको भी इसने घोर बेइज्जती किया, अपमानित किया। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए वह जो चाणक्य था वह क्या हो गया? तो विंध्याचल के जंगल में घूमता रहा। एक बार विंध्याचल के जंगल में घूमते घूमते उसे एक बालक दिखाई दिया। वह नाटक करता था और कई दिनों तक उस चाणक्य ने उस बालक का निरीक्षण किया। निरीक्षण में क्या देखा कि वह नाटक करता था राजकिलम। एक खेल था राजकिलम, जिसमें वह लड़का राजा बनता था और वह चबूतरे पर बैठकर राजा की सिंहासन की तरह आदेश देता था। तो वही था, बाद में उसका नाम वही चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो उसी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसने चंद्रगुप्त मौर्य को उठाकर ले गया और साथ से 1000 कसारपण अर्थात 1000 सिक्का देकर उसे खरीद लिया। और खरीदने के बाद उसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शिक्षा दी अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और 7 से 8 वर्ष तक लगातार शिक्षा देने के बाद वह बच्चा तैयार हो गया, लड़ाकू बन गया और एक महान योद्धा बना चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद इसी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने घनानंद को पराजित करके एक नए वंश नंद वंश की समाप्ति की और एक नए वंश जिसका नाम था मौर्य वंश, उसका निर्माण हो गया। तो 322 ईस्वी में अपने प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। याद रखेंगे, मौर्य वंश। इस चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक था 321 ईस्वी पूर्व हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी पूर्व हुआ। 321 जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी प्राप्त हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उस समय इसकी उम्र कितनी थी? तो 25 वर्ष। तो जिस समय राज्याभिषेक कराया जा रहा था तो इस समय इसकी उम्र थी 25 वर्ष। इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? पाटलिपुत्रा को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाई, जो कि वर्तमान में बिहार के राजधानी पटना के पास है। और वह उस समय एक मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था,
जो कि एक विशाल साम्राज्य था। तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाई, जो कि वर्तमान में पटना के पास है। मेगास्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा को पोलिम्ब्रोथा के नाम से संबोधित किया गया। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा को किस नाम से बुलाया है, किस नाम से संबोधित किया है? तो पोलिम्ब्रोथा। तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखित उसकी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा को क्या कहा गया है? तो पोलिम्ब्रोथा कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो पाटलिपुत्रा का पाटलिपुत्रा को किस नाम से जाना जाता था? पोलिम्ब्रोथा। और यह पोलिम्ब्रोथा किस किताब में लिखा गया है? तो इंडिका में। इंडिका में। इस चंद्रगुप्त मौर्य का राजकीय चिन्ह था मयूर। चंद्रगुप्त मौर्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो मयूर था। और इसने पियर डनसन की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? पियर डनसन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पियर डनसन की उपाधि धारण की थी। इस चंद्रगुप्त मौर्य के राजकीय भाषा क्या थी? तो पाली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजकीय भाषा कैसी थी? तो पाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय शिक्षा का केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे कि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसे भारत का प्रथम सम्राट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, भारत का प्रथम सम्राट कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्रा में बुलंदी बाग, पाटलिपुत्रा में बुलंदी बाग, कुम्हरार, लकड़ी का महल, पाटलिपुत्रा शहर गंगा और जमुना नदी के किनारे। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि जो पाटलिपुत्रा था, वहाँ पे बहुत सुंदर एक बाग था जिसका नाम था बुलंदी बाग। क्या? कौन सा बाग? बुलंदी बाग। कुम्हरार अर्थात बहुत सारे कुम्हार यहाँ पे क्या जाते हैं? तो पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो महल है, राजा का महल कैसा है? किस चीज़ का बना हुआ? तो लकड़ी का महल। साथ ही साथ यह जो पाटलिपुत्रा शहर है, गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित है। इम्पोर्टेंट है। अब है कि भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता, जो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। भारत को राजनीतिक एकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने वाला प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। भारत को राजनीतिक एकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने वाला प्रथम सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। यह जैन धर्म का अनुयायी था। तो इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। इसी के समय पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगति अर्थात परिषद का आयोजन किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन परिषद अर्थात प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया। चाणक्य को घनानंद के द्वारा घोर अपमान करने पर चाणक्य के द्वारा घनानंद को समूल विनाश करने का प्रण, चाणक्य अपमानित होकर विंध्याचल के जंगल में क्या कर लिया? तो शरण ले लिया।
विंध्याचल के जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य की मुलाकात हुई। तो चाणक्य की मुलाकात विंध्याचल, अभी हमने बताया है कहाँ पे हुई, तो विंध्याचल के जंगल में। 1000 का सर्पण देकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। 7 से 8 बरस तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया। किस चीज़ का, तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शिक्षा दिया। इसे तो अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त चाणक्य को घनानंद ने क्या किया था, तो घोर अपमान किया था, जिससे कारण चाणक्य जो था उसने घनानंद को पूरा समूल विनाश करने का प्रण ले लिया। अर्थात पूरे समुद्र का विनाश करने, पूरे जो नंद वंश है, घनानंद है, उसको समाप्त करने का, विनाश करने का प्रण ले लिया। और इसके बाद जब अपमानित किया गया तो उसने, चाणक्य ने क्या कर दिया, नंद वंश को त्याग दिया और अपमानित होकर विंध्याचल के जंगल में क्या कर लिया, तो शरण ले लिया। कहाँ पे, विंध्याचल के जंगल में शरण ले लिया। 1000, लेकिन इसी दौरान विंध्याचल के जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य की मुलाकात हुई। लेकिन इसी दरमियान इसी विंध्याचल के जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो चाणक्य को घनानंद के द्वारा घोर अपमान करने पर चाणक्य ने घनानंद को समूल विनाश करने का प्रण ले लिया। इसके बाद चाणक्य अपमानित होकर विंध्याचल के जंगल में शरण ले लिया और विंध्याचल के जंगल में ही चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य की मुलाकात हुई। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कसार्पण का मतलब होता है सिक्का, 1000 सिक्का देकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। और 7 से 8 वर्ष तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शिक्षा दिया। कौन सा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शिक्षा। इस चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य कई नामों से जानते थे, जैसे कि सेंड्रोकोट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य को और कई नामों से जानते थे, जैसे कि सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स नाम किसने दिया था, तो स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिस ने। तो स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा नाम दिया था, सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स। उसके बाद एंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स नाम किसने दिया था, तो एंड्रोकोट्स नाम दिया था एपियानस और प्लूटार्क ने। किसने, एपियानस और प्लूटार्क ने। एपियानस और प्लूटार्क ने किसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स नाम दिया था, जबकि निरियाकस ने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोपस कह दिया था। तो निरियाकस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक एंड्रोकोपस और एंड्रोकोट्स नाम बताया एपियानस और प्लूटार्क ने। सेंड्रोकोट्स किसने बताया था, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिस ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात किससे हुई थी, सिकंदर से। यहाँ पे सिकंदर लिखेंगे। तो जस्टिन ने क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी किससे, सिकंदर से। याद रखेंगे, सिकंदर से। 1793 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, तो 1793 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। किसने किया था, विलियम जोन्स ने। तो विलियम जोन्स ने भी क्या कहा था, विलियम जोन्स ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या था, सेंड्रोकोट्स। तो 1793 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था सेंड्रोकोट्स। अभी हमने बता दिया सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, और उसके बाद एंड्रोकोपस। सेंड्रोकोट्स किसने कहा, स्ट्रेबो,
एरियन और जस्टिस ने, जबकि एंड्रोकोट्स किसने कहा? एपियानस और प्लूटार्क ने, जबकि एंड्रोकोपस किसने कहा? निरियाकस ने। ये सभी नाम किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। इसे प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन भारत में सबसे पहला यही शासक था जो कि बहुत महान था, जो कि लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में किया था। तो प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चक्रवर्ती आदर्श का यह वास्तविक स्वरूप था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चक्रवर्ती आदर्श का एक वास्तविक स्वरूप था। 305 से लेकर 303 ईस्वी के बीच जब सिकंदर की मृत्यु होती है, तब बेबीलोन अर्थात ग्रीक या सीरिया का नया शासक कौन बनता है? सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सबसे महान सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर की इच्छा थी कि सिकंदर के अधूरे काम को पूरा करना। इसी कारण सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर ने बैक्ट्रिया पर कब्जा किया, बैक्ट्रिया पर आक्रमण करके बैक्ट्रिया पर कब्जा किया। उसके बाद वह सिकंदर के छूटे हुए भारत के भाग पर आक्रमण शुरू किया। तो हमने बताया था कि उस समय भारत की स्थिति कुछ अलग थी। तो सिंध, आगे जाकर भारत में सिंध और पंजाब पर कब्जा करने का इसने प्रयास किया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। लेकिन 303 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया? तो सेल्यूकस निकेटर को रोक दिया और बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया। और उसके बाद इन दोनों के बीच एक संधि हुई। इस संधि में क्या बताया गया? इस संधि में सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य को उसके 4 बड़े प्रांत प्राप्त हुए। जैसे कि पहला है एरिया, हेरात को एरिया कहा जाता था। उसके बाद अराकोसिया या कंधार अर्थात कंधार, अराकोसिया या कंधार या फिर कंधार जो वर्तमान में कंधार है। तीसरा है जेड्रोलिया, जेड्रोलिया अर्थात बलूचिस्तान, जेड्रोलिया अर्थात बलूचिस्तान। और चौथा है पेरिपे मसदाई, तो पेरिपे मिसदाई अर्थात वर्तमान काबुल। ये 4 क्षेत्र कौन कौन? तो कंधार, बलूचिस्तान, काबुल और उसके बाद हेरात, ये 4 इलाके प्राप्त हो गए किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरा शर्त है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता था, तो उससे शादी किसकी हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो गई हेलिना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, या फिर जिसे कार्नेलिया कहा जाता है, उसकी शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। और तीसरा जो है, चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों की प्राप्ति हुई। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथियों की प्राप्ति हुई। युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जिसका नाम था मेगास्थनीज, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या होता है? तो जाता है युद्ध के बाद। तो 305 से लेकर 303 ईस्वी के बीच जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो ग्रीक अर्थात सीरिया अर्थात बेबीलोन का एक नया शासक बनता है, जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। यह सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सबसे महान सेनापति था। अब उसे इच्छा जगी कि जो काम सिकंदर पूरा नहीं कर पाया, अर्थात जिस क्षेत्रों पर वह जीत नहीं पाया, तो उस क्षेत्रों को जीत कर यह क्या करे? तो एक नया इतिहास बनाए। तो भारत में सिकंदर जीत नहीं पाया था, तो इसने सबसे पहले भारत को जीतने की इच्छा जाहिर की। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। तो इसी कारण से इसी इच्छा को लेकर वह सबसे पहले किस पर? बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, और बैक्ट्रिया पर क्या कर दिया? तो उसने कब्जा कर लिया।
और उस पर कब्जा कर लिया। आगे जाकर सिंध और काबुल के रास्ते इसने सिंध पर आक्रमण किया, लेकिन सिंध और पंजाब के इलाके में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पूरी तरह से पराजित कर दिया। 303 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुई। इसमें 4 शर्तों का निर्धारण किया गया। कितनी संधि हुई? तो 4। पहला क्या है? तो पहला संधि की शर्त है, सबसे पहला कि 4 इलाके हैं वह किसे प्राप्त हो गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन? एरिया अर्थात हेरात, वर्तमान हेरात को उस समय एरिया कहा जाता था। अराकोसिया अर्थात कंधार, जो कि वर्तमान कंधार का इलाका है। तीसरा है जेड्रोलिया, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान का इलाका है। और पेरिपे मिस्दाई, जो कि वर्तमान काबुल का इलाका है। यह 4 क्षेत्र मिल गया किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना का विवाह, जिसे कार्नेलिया भी कहा जाता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलिना अर्थात कार्नेलिया से। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किया। और चौथा शर्त था कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या हो गया? तो 5 वर्ष भेजा गया। 304 से लेकर 299 ईस्वी तक अभी हमने पढ़ लिया है। अब इस युद्ध के बारे में जानकारी किसके द्वारा बताई गई? तो लेखक एपियानस के द्वारा। लेखक एपियानस ने इस युद्ध के बारे में जानकारी बताई। किसके बीच के युद्ध? तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? हिमालय के राजा प्रवर्तक राज ने। तो इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? हिमालय के राजा प्रवर्तक राज ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत पर कब्जा। तो प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख से अधिक सेना थी और इसी के साथ वह पूरे भारत पर वह कब्जा किए हुए था। तो प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी और पूरे भारत पर वह कब्जा जमाए हुए था। स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य चंद्र के पाटलिपुत्रा का नाम क्या था? पोलीब्रोथम। तो चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात चंद्र के पाटलिपुत्रा का नाम था पोलीब्रोथम। अभी हमने बताया था कि पाटलिपुत्रा का नाम क्या था? पोलीब्रोथम। पाटलिपुत्रा जो कि राजधानी थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और स्ट्रेबो के अनुसार पाटलिपुत्रा का नाम था पोलीब्रोथम। किसके राजधानी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे उस समय चंद्र कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? चंद्र। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो जम्मू कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सौराष्ट्र और हिंदू कुश, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन कौन से राज्य शामिल थे? तो जम्मू कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सौराष्ट्र, हिंदू कुश, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कौन कौन से राज्य शामिल नहीं था? तो पूर्वोत्तर भारत, केरल और तमिलनाडु। पूर्वोत्तर भारत, केरल और तमिलनाडु चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में शामिल नहीं था, अर्थात इन क्षेत्रों को वह जीत नहीं पाया था। मामूल नार नामक प्राचीन लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की तिलेने विहिल जिले की पोदीबिल पहाड़ी तक चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण किया गया। तो मामूलनार ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तिलेने विहिल जिले की पोदीबिल पहाड़ी तक आक्रमण किया था।
कहाँ पे, अर्थात दक्षिण भारत में आक्रमण की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई, तो लेखक मामूलनार के द्वारा। और इन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तिलेनेविहिल जिले की पोदीबिल पहाड़ी तक किसने क्या किया, आक्रमण किया। सेलूकस निकेटर के साथ युद्ध की जानकारी कंदहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख से भी प्राप्त होती है। तो 305 से 303 ईस्वी के बीच सेलूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ, तो इस युद्ध की जानकारी कंदहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख से भी होता है। कंदहार अर्थात कंधार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख से भी होता है। 14वीं शताब्दी में मैसूर अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागर खंड की रक्षा की गई। तो 14वीं शताब्दी के मैसूर अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागर खंड की रक्षा की। याद रखेंगे, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। तो इम्पॉर्टेंट है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो 345 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईस्वी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण जो प्रांत साम्राज्य था उसका विभाजन प्रांतों में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन किस में था, तो प्रांतों में था, अर्थात उसका साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। और जो मेन हेड था वह कौन था, तो राजा ही था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के दूरस्थ सड़क और राजमार्गों का जुड़ाव होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके साम्राज्य के दूरस्थ सड़क और राजमार्गों का भी जुड़ाव था। केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन के विभिन्न विभागों का एक अध्यक्ष भी होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में केंद्रीय और प्रांतीय शासन के विभिन्न विभागों का एक अध्यक्ष होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन कौटिल्य अर्थात चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत की विजय किस परंपरा के अनुसार की गई, तो तमिल परंपरा के अनुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय तमिल परंपरा के अनुसार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किसे प्राप्त होती है, तो संगम ग्रंथ आहनानुरू पुरनानुरू से, जबकि अशोक के अभिलेख परगोईगार कलित अंतरियानार से भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की गई थी। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, संगम ग्रंथ, आहनानुरू, पुरनानुरू, इन सभी ग्रंथों थे। इन सभी ग्रंथों से, अशोक के अभिलेख से, परगोईगार, कलित, अंतरियानार, ये सभी लेखक जो से दक्षिण भारत के अंतरियानार, कलित, परगोईगार, इन सभी लेखकों के द्वारा भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत की विजय की जानकारी शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पश्चिम भारत में भी विजय प्राप्त किया गया था। इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है,
तो शक महाक्षत्रप और रुद्रदामन के जूनागढ़ अर्थात गिरनार अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा उत्तर भारत पहली बार एक था। तो भारतीय इतिहास में पहली बार पूरा उत्तर भारत किसके समय में एक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय व्यापार चरमोत्कर्ष पर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो व्यापार था वो चरम सीमा पर था। नाप तौल मानक एवं शुद्ध था, अर्थात जो नाप तौल होता था वह मानक था और काफ़ी शुद्ध था। कृषि उन्नत थी, मुद्रा के रूप में पैसे का उपयोग होता था। तो कृषि कार्य काफ़ी उन्नत था और मुद्रा के रूप में किसका उपयोग होता था? तो पैसे का। विशेष परिस्थिति में ही राज्यों को कर से छूट दिया जाता था। विशेष परिस्थिति में ही राज्यों को कर से छूट दिया जाता था। उस मौर्य साम्राज्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काफ़ी साफ सफाई व्यवस्था थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसके नगर प्रशासन में काफ़ी साफ सफाई की व्यवस्था थी। साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति भी कैसी थी? तो अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के चारों ओर महिला क्या थी? तो उसका अंगरक्षक थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थात राजा की रक्षा के लिए अंगरक्षक नियुक्त थी। वो कौन होती थी? तो महिलाएं होती थी। याद रखेंगे, महिलाएं अंगरक्षक के रूप में नियुक्त होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का बंटवारा 6 समितियों में था और सैन्य का बंटवारा भी 6 समितियों में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का बंटवारा 6 समितियों में था, जबकि सेना का बंटवारा भी 6 समितियों में था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिंध से मगध के सुनार गांव तक जाने के लिए एक उत्तरा पथ नामक एक कच्ची सड़क का निर्माण किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध से मगध के सुनार गांव तक जाने के लिए उत्तरा पथ नामक एक कच्ची सड़क का निर्माण किया। कौन? उत्तरा पथ। बाद में इस सड़क को मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने एक मजबूत पक्की सड़क के रूप में निर्माण किया और इस सड़क का नाम रखा शेरशाह सूरी मार्ग। तो बाद में इस उत्तरापथ सड़क को मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने एक मजबूत पक्की सड़क का निर्माण किया और इस सड़क का नाम क्या रख दिया? तो शेरशाह सूरी मार्ग। और बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल और लॉर्ड ऑकलैंड जिसका शासनकाल था 1836 से 1842, तो उसने इसका नाम बदल के जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया। इसी कारण जीटी रोड का निर्माता किसे कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंध से लेकर मगध के सुनार गांव तक जाने के लिए उत्तरापथ नामक एक कच्ची सड़क का निर्माण किया। बाद में इस सड़क को मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने एक मजबूत पक्की सड़क के रूप में निर्माण किया और इस सड़क का नाम रख दिया शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग। बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 से 1842 ईस्वी तक था, तो उसने इसका नाम क्या रख दिया? ग्रैंड ट्रक रोड अर्थात जीटी रोड। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र के राज्यपाल, जिसका नाम था पुष्यगुप्त अर्थात सुदर्शन भी था, तो उसने सौराष्ट्र में एक सौराष्ट्र झील, जिसे सुदर्शन झील भी कहा जाता है, तो उसका निर्माण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था सुदर्शन, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र के राज्यपाल सुदर्शन अर्थात पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र में एक सौराष्ट्र झील, जिसे सुदर्शन झील भी कहा गया, उसका निर्माण किया। तो सौराष्ट्र में एक सौराष्ट्र झील अर्थात सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त या फिर सुदर्शन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में श्वेतांबर जैन मुनि स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन परिषद अर्थात प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में श्वेतांबर और दिगंबर
दो भागों में बटा होता है। कौन? जैन संप्रदाय, श्वेतांबर जो कि वस्त्र पहनते हैं, जो दिगंबर जो कि नंगे रहते हैं। तो उसी श्वेतांबर संप्रदाय के जैन मुनि थे स्थूलभद्र। तो उनके नेतृत्व में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कश्मीर का जो दुर्दिस्तान इलाका था वह सबसे बड़े सोने की खान था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कश्मीर का दुर्दिस्तान था वह भारत का सबसे बड़ा सोने की खान था। सोने की खान था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय कब हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय मगध में हुई थी। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ महावंश और जैन ग्रंथ प्रशिष्टि वर्मन में उल्लिखित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पराजय मगध में हुई थी। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ महावंश और जैन ग्रंथ प्रशिष्टि वर्मन में किया गया है। मगध के पराजय से सबक लेकर उत्तर पश्चिम इलाके में पंजाब एवं सिंध पर हमला किया और उसमें जीत हासिल किया। इसका वर्णन प्रशिष्टि वर्मन और विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में है। तो मगध के पराजय जब पहली बार मगध से हार गया कौन? यह चंद्रगुप्त मौर्य। तो उससे सबक लेकर उत्तर पश्चिम के इलाके में पंजाब और सिंध पर जब हमला किया किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। तो उसमें इसने भारी विजय प्राप्त की और इसका वर्णन कहाँ पे है? तो प्रशिष्टि वर्मन और विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में। अंतिम समय में अर्थात वृद्धावस्था में जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तो जब यह बूढ़ा हो गया अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा इसने जैन धर्म की दीक्षा ली। याद रखेंगे, वृद्धावस्था में। अंतिम समय में भद्रबाहु से दीक्षा लेकर अपने पुत्र बिंदुसार जिसका एक और नाम था सिंहसेन। तो अंतिम समय में भद्रबाहु से दीक्षा लेकर अपने पुत्र अर्थात बिंदुसार अर्थात सिंहसेन को पाटलिपुत्रा की गद्दी सौंप दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर वह क्या करने लगा? तो निवास करने लगा। कर्नाटक के चंद्रगिरी पहाड़ी पर। और यहीं पर जो कि यह चंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जिसे भद्रापुर भी कहा जाता है, कहाँ पे है? तो कर्नाटक के मैसूर में। तो वहीं पे चंद्रगिरी के पहाड़ी में के नीचे इसने क्या किया? संलेखन या कया क्लेश विधि से 298 ईस्वी में अपना प्राण त्याग दिया। अर्थात इसने समाधि ले लिया। समाधि ले लिया। तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा लेकर अपने पुत्र बिंदुसार अर्थात सिंहसेन को पाटलिपुत्रा की क्या कर दिया? गद्दी सौंप दिया। और गद्दी सौंपने के बाद कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर यह क्या कर लिया? तो निवास करने लगा। और इसी श्रवणबेलगोला अर्थात जिसे भद्रापुर कहा जाता है, जो वर्तमान मैसूर में है, तो वहाँ के चंद्रगिरी पहाड़ी के नीचे इसने संलेखन जिसे कया क्लेश विधि कहा जाता है, तो इस संलेखन विधि से 298 ईस्वी में अपना प्राण त्याग दिया। तो इस संलेखन विधि में या तो नदी में कूदकर जल समाधि लिया जाता है या मिट्टी में समाधि ले लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चंद्रगिरी पहाड़ी पर एक चंद्रगुप्त बस्ती का भी निर्माण किया गया। तो चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर का भी निर्माण किया गया। कैसा मंदिर था? तो जैन मंदिर। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भू राजस्व की दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो कुल उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भू राजस्व की दर कुल निर्धारित फसल का 1/6 या 1/4 निर्धारित था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 2 लाख पैदल सेना, 80,000 अश्व सेना, 8,000 संग्राम रथ
और 2000 गज सेना अर्थात हाथी सेना शामिल थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 2 लाख पैदल सेना, 80,000 अश्व सेना, अश्व का मतलब होता है घुड़सवार, घोड़ा सेना, 8,000 संग्राम रथ और 9,000 गज सेना अर्थात हाथी सेना मौजूद थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जब युद्ध हुआ था सिंध में, तो उस युद्ध के बाद जो हिंदू कुश और सिंध था वह दोनों राज्यों के बीच की सीमा रेखा बन गई। तो इस युद्ध के बाद जो 305 से 303 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, तो इस युद्ध के बाद जो हिंदू कुश है और सिंध है वह दोनों राज्यों के बीच क्या बन गई, तो सीमा रेखा बन गई। अर्थात एक तरफ हो गया सेल्यूकस निकेटर का राज्य और दूसरी तरफ हो गया भारत का राज्य। अब श्रवण बेलगोला के बारे में देखें तो सबसे पहले यह जो श्रवण बेलगोला है जैनियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैनियों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन संत बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की विशाल संगमरमर की यहाँ पे प्रतिमा है। तो श्रवण बेलगोला में जैन संत बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की विशाल संगमरमर की प्रतिमा है। इसका निर्माण किसने किया था, तो पश्चिमी गंग शासक नरसिंह द्वितीय का मंत्री चामुंडा राय ने। तो इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, पश्चिमी गंग शासक नरसिंह द्वितीय का मंत्री चामुंडा राय ने। इस श्रवण बेलगोला में प्रत्येक 12 बरस पर जैनों का एक सबसे प्रसिद्ध त्यौहार महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक 12 बरस पर जैन त्यौहार महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह मौर्य अर्थात मुराई या मोरी जाति का वंशज था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह मौर्य अर्थात मुराई या मोरी जाति का वंशज था, मोरी जाति का वंशज। अब हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है चाणक्य और अर्थशास्त्र। इसके दरबार में चूंकि इसका प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य, इसने एक महत्वपूर्ण किताब लिखा था अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है चाणक्य और उसके अर्थशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तो इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य के बचपन का क्या नाम था, विष्णुगुप्त। इसे कौटिल्य, फेमस नाम था कौटिल्य, अंशु, अंगुल, वात्सायन और कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को कौटिल्य, अंशुल, अंगुल, वात्सायन और कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। वात्सायन और कात्यायन सप्तांग सिद्धांत के रचनाकार और इस रचना के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य। तो यह जो चाणक्य था सप्तांग सिद्धांत की इसने रचना की थी और इस रचना में क्या लिखा गया कि यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। तो चाणक्य कौन था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था और इसने सप्तांग सिद्धांत की रचना की थी। भारत की मैकियावेली के नाम से प्रसिद्ध। तो यह जो चाणक्य था यह भारत के मैकियावेली के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में इसे द्विजर्षभ अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। तो पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। इसके पिता का नाम था महर्षि चाणक्य। तो चाणक्य के पिता का नाम था महर्षि चाणक्य। घनानंद से अपमानित होने के बाद 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से इस चाणक्य ने नंद वंश की समाप्ति की और मौर्य वंश की स्थापना की। तो घनानंद के द्वारा अपमानित होने के बाद 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंद वंश की स्थापना की। किसने, तो चाणक्य ने। और मौर्य वंश नंद वंश की समाप्ति की
और मौर्य वंश की स्थापना की। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चाणक्य के द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो चाणक्य ने एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र उसकी रचना की। इस अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण अर्थात 15 खंड हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। तो यह जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरण अर्थात खंड हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। अब हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में कुछ चर्चा करें कि इस अर्थशास्त्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। तो सबसे पहले इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया। तो इस अर्थशास्त्र में लिखा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कितने तीर्थ थे? 18 तीर्थ थे। याद रखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 18 तीर्थों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में। इसमें लिखा गया है कि राजा की सहायता किसके द्वारा की जाती थी? मंत्री परिषद के द्वारा। तो इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि राजा और राज्यपाल की सहायता किसके द्वारा की जाती थी? तो मंत्री परिषद के द्वारा। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? तो मंत्री और सचिव का था। जबकि कर्मचारियों पर दृष्टि किसके द्वारा रखी जाती थी? तो गुप्तचरों के द्वारा। तो याद रखेंगे कि मेगास्थनीज के इंडिका में क्या लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वह मंत्री और सचिव का था। किसका? मंत्री और सचिव का। जबकि कर्मचारियों पर दृष्टि कौन रखता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्तचर कर्मचारियों पर दृष्टि रखता था, अर्थात नियंत्रण करता था। कौन? गुप्तचर। 7 प्रकार के दास प्रथा का वर्णन किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस मेगास्थनीज यह पुस्तक जो था अर्थशास्त्र, इसमें उस समय के 7 प्रकार के दास प्रथा का वर्णन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अर्हिलक। क्या नाम है? अर्हिलक। तो याद रखेंगे कि यह जो अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया, इसमें 7 प्रकार के दास प्रथा का वर्णन है, जिसमें सबसे प्रमुख है अर्हिलक। कौन है? अर्हिलक। इस किताब में शूद्रों को अरार्घ की संज्ञा दी गई है। तो इस किताब में शूद्रों को क्या कहा गया है? अरार्घ। याद रखेंगे, अरार्घ। इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भू राजस्व की दर 1/6 से 1/4 भाग निर्धारित की गई थी। तो इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो भू राजस्व था उसकी दर कुल उपज का 1/6 से 1/4 भाग निर्धारित की गई थी। कर्मचारियों की देखरेख हेतु गुण पुरुषों की नियुक्ति की गई थी, जिसका नाम था गुप्तचर, जिसे गुण पुरुष अर्थात गुप्तचर की नियुक्ति की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कर्मचारियों की देखरेख करने के लिए गुण पुरुष अर्थात गुप्तचर की नियुक्ति की गई थी और इसके विभाग का नाम था महामात्य प्रसर्प। क्या नाम था? महामात्य प्रसर्प। याद रखेंगे कि कर्मचारियों की देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए गुण पुरुष अर्थात गुप्तचरों की नियुक्ति की गई थी और इसके विभाग का नाम था महामात्य प्रसर्प। महामात्य प्रसर्प। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जहाज रानी की भी व्यवस्था थी, अर्थात बंदरगाह की भी व्यवस्था थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जहाज रानी की भी व्यवस्था थी, अर्थात बंदरगाह की भी व्यवस्था थी। इस अर्थशास्त्र के पुस्तक का आदर्श क्या है? तो प्रजा की सुख और भलाई में प्रजा की सुख एवं भलाई। तो यह अर्थशास्त्र का मुख्य आदर्श है। कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का मुख्य आदेश है। आदर्श क्या है? तो प्रजा की सुख और भलाई में ही राजा की सुख और भलाई निहित है। इस अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्रा के नगर शासन का वर्णन है।
तो इस अर्थशास्त्र में विशेष करके पाटलिपुत्रा के नगर शासन का क्या है तो वर्णन है। इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि नगर का शासक नागरिक कहा जाता है। तो मौर्य वंश के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर का शासक नागरिक कहा जाता था, जिसके अधीन स्थानिक और गोप होते थे। तो नगर का शासक नागरिक कहा जाता था और इसी के अधीन स्थानिक और गोप होते थे। शासन की इकाई ग्राम कही जाती थी और वह ग्राम वृद्धों के द्वारा क्या होती थी तो चलाई जाती थी। तो जो शासन की इकाई है वह ग्राम कही जाती थी और यह शासन ग्राम वृद्धों के द्वारा चलाई जाती थी। इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय दो प्रकार के न्याय व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दो प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। एक धर्म अस्थीय जिसमें दीवानी मामले आते थे, तो धर्म अस्थीय जिसमें दीवानी मामले आते थे, और कंटक शोधन जिसमें फौजदारी मामले आते थे। तो कंटक शोधन जिसमें फौजदारी मामले आते थे। तो इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय दो प्रकार के न्याय व्यवस्था थी। एक धर्म अस्थीय अर्थात जिसे दीवानी व्यवस्था कहते हैं, और कंटक शोधन अर्थात फौजदारी व्यवस्था, अर्थात दीवानी मामले आते थे और फौजदारी मामले भी आते थे। इस पुस्तक में लिखा गया अर्थशास्त्र में कि विश्वासघात करने पर और व्यभिचार करने पर अंग छेद का दंड था, अर्थात किसी अंग को काट दिया जाता था, किसी अंग में विकार उत्पन्न कर दिया जाता था। तो विश्वासघात और व्यभिचार करने पर अंग छेद का दंड था। किस पुस्तक में लिखा गया है तो अर्थशास्त्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि शिल्पियों का अंग भंग करने और जानबूझकर विक्रय न कर देने पर प्राण दंड दिया जाता था। तो शिल्पियों का अंग भंग करने और जानबूझकर विक्रय न देने पर प्राण दंड भी दिया जाता था। इसके बाद है कि राजा भूमि का स्वामी होता था, लेकिन भूमि का स्वामी वास्तव में कौन था तो किसान था। तो राजा भूमि का स्वामी होता था, इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है, लेकिन वास्तव में भूमि का स्वामी कौन होता था तो किसान होता था। भूमि को मापने, सिंचाई और नहरों के निर्माण के लिए उदयगार नामक एक निरीक्षण अधिकारी की भी व्यवस्था होती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भूमि को नापने, सिंचाई और नहरों के निर्माण के लिए उदयगिर नामक एक निरीक्षण अधिकारी का भी व्यवस्था था। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस किताब में लिखा गया है अर्थशास्त्र में कि राजा की आय का मुख्य स्रोत था निजी भूमि, जिसे सीता कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो निजी भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था तो सीता कहा जाता था। तो राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या था, निजी भूमि अर्थात सीता, तथा शेष भूमि से प्राप्त भूमिकर भाग। तो राजा की आय का मुख्य स्रोत था निजी भूमि, जिसे सीता कहा जाता था, और शेष से प्राप्त भूमिकर भाग से, अर्थात जो शेष निजी भूमि को छोड़कर भी अन्य जो भूमि होते थे तो उस भूमि पर टैक्स से राजा की आय प्राप्त होती थी। तो राजा की चंद्रगुप्त मौर्य के आय का मुख्य स्रोत था निजी भूमि, जिसे सीता कहा जाता था। तो उससे और बाकी जो जमीन थे सार्वजनिक, उससे प्राप्त भूमि कर से। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अनेक जनहित कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अनेक जनहित कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस किताब में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों के हित के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि बेरोजगारी दूर करने की इसने व्यवस्था की, विधवा और अनाथों का इसने पालन करना शुरू किया, मजदूरी और मूल्य पर भी इसने क्या किया तो नियंत्रण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अनेक जनहित कार्य किए गए, जैसे कि बेरोजगारी दूर करने की व्यवस्था की गई, विधवा और अनाथों का पालन किया गया, मजदूरी और मूल्य पर नियंत्रण करने का
प्रयास किया गया। कि किसमें लिखा गया है? तो इस पुस्तक अर्थशास्त्र में। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इस अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि सीमाओं पर चुंगी, तट कर, तट का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो टैक्स लगाया जाता है, तो तट कर, विक्रय कर, तोल माप पर कर, द्यूत कर, द्यूत का मतलब होता है खेल में लगाने वाला टैक्स, वैश्याओं, उद्योगों और शिल्पियों पर कर, दंड तथा आकर और वन से भी आय प्राप्त होती थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सीमाओं पर चुंगी, तट कर, विक्रय कर, तोल माप कर, द्यूत कर, वेश्याओं, उद्योगों और शिल्पों पर कर, दंड तथा आकर और वन से भी कर से आय प्राप्त होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख से अधिक सेना थी। तो इस पुस्तक में लिखा गया है अर्थशास्त्र में कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख से अधिक सेनाएं थी। सेना का प्रबंध युद्ध परिषद के द्वारा किया जाता था, जिसके अंतर्गत 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। 5 समितियां क्रमशः 9 पदाति, अश्व, रथ और गज सेना की थी। तो सेना का प्रबंध युद्ध परिषद के द्वारा किया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसके अंतर्गत 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। 5 समितियां क्रमशः 9 पदाति, अश्व, रथ और गज सेना की थी। किसानों के बाद यदि सबसे अधिक संख्या थी तो वह सेना की थी। तो याद रखेंगे इस पुस्तक में लिखा गया है, किसमें? इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसानों के बाद यदि सबसे अधिक संख्या थी तो किसकी थी? सेनाओं की थी। एक समिति सेना के युद्ध सामग्री और यातायात की देख रेख हेतु था। तो एक जो समिति था वह सेना की युद्ध सामग्री और यातायात की देख रेख के लिए गठित किया गया था। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के दैनिक कार्यों का विभाजन का भी वर्णन है। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य अपने दिन के समय अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समय का निर्धारित किया था। जैसे कि दोपहर में वह क्या करता था? तो राजमहल में वह लोगों की समस्याएं को सुनता था। सवेर में, सुबह में वह टहलने जाता था। रात्रि के समय युद्ध कार्य का जो माहौल था उसके बारे में देखता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दैनिक कार्यों के विभाजन का वर्णन है किसमें? तो इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। पुराणों और धर्म साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था और पिपलीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र था। तो पुराणों और धर्म साहित्यों में क्या लिखा गया है कि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह क्षत्रिय था और पिपलीवन के राजा चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ महावंश, जिसे वंशथप्प कासनी भी कहा जाता है, जिसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ महावंश, जिसे वंशथप्प कासनी भी कहा जाता है, और इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई थी। और दूसरा महाबोधि वंश, महाबोधि वंश जिसे उपतिश भी कहा जाता है। क्या? जिसकी रचना, जिसे उपतिश भी कहा जाता है, तो इसकी रचना भी 10वीं शताब्दी के मध्य हुई थी। तो इन्हीं दोनों ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन दोनों ग्रंथों का आधार क्या है? तो सिंहलठ कथा, सिंहलठ कथा है और उत्तर बिहारठ कथा है। तो इन दोनों ग्रंथों का आधार जो है सिंहलठ कथा और उत्तर बिहारठ कथा है। और इन दोनों की रचना किसने की? तो सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने। तो सिंहलठ कथा और उत्तर बिहारठ कथा की रचना किसने की थी? सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण जम्बू द्वीप का सम्राट था। तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता था। तो महावंश के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था
वह संपूर्ण जम्बू द्वीप का क्या था, तो सम्राट था। इंडिका पर आधारित जीवन वृत्तांत के आधार पर प्लिनी के अनुसार मगध की सीमा कहाँ तक थी, तो सिंधु नदी तक। तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका पर आधारित जीवन वृत्तांत के आधार पर प्लिनी ने क्या बताया कि मगध की जो सीमा थी वह कहाँ तक थी, सिंधु नदी तक। यह सिंधु नदी भारत और उसके बाद सीरिया को अलग करता था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या था, तो ब्रिसल था, अर्थात राजा था। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, ब्रिसल अर्थात सर्वश्रेष्ठ राजा। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल अर्थात सर्वश्रेष्ठ राजा कहा गया है। प्रशिष्टि बर्मन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषकों के एक ग्राम के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। तो प्रशिष्टि बर्मन में क्या लिखा गया है, प्रशिष्टि बर्मन में बताया गया है कि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह मयूर पोषकों के एक ग्राम के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, तो क्षत्रिय था। तो अभी हमने बताया महावंश और महाबोधिसत्व के अनुसार जो बौद्ध साहित्य थे इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, तो क्षत्रिय था। मध्यकालीन अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सूर्यवंशी मांधाता का पुत्र था। तो मध्यकालीन अभिलेख के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसे सूर्यवंशी मांधाता का पुत्र बताया गया है। सूर्यवंशी मांधाता का पुत्र, याद रखेंगे। तो ये तो था चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो इसके बाद देखेंगे अगला जो शासक आता है बिंदुसार। और इस चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय के जो यात्री आए थे, जो कि राजदूत आए थे, जैसे कि प्लूटार, कुछ लेखक को देखेंगे, प्लूटार्क, प्लिनी, स्ट्रैबो, एरिया, इन सब के बारे में देखेंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है उसका अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।